सो ये चैप्टर मुझे 3 पार्ट्स में करना पड़ा। सो वेलकम टू पार्ट 3। शेयर साउंड शेयर। अगर यहाँ पर आप लोगों का किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे डॉन कहता है, हमारे वर्षों में वर्तमान में इनमें से किसी एक चक्र की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर जहाँ रा साइकिल्स की बात कर रहा था, तो रा कहता है कि डॉन डॉन कहता है कि ये साइकिल की कितना बड़ा साइकिल है। तो रा कहता है कि तुम्हारे धरती के ऊपर। अच्छा, मुझे लगा कि वो फोर्थ डेंसिटी के साइकिल की बात कर रहा है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में शायद वो धरती के साइकिल्स की बात कर रहा होगा कि अगर कोई थर्ड डेंसिटी से आगे नहीं बढ़ा तो उसे वापस धरती पे आना या थर्ड डेंसिटी के प्लैनेट पे जाना पड़ेगा, जहां उसे ये 75,000 की साइकिल दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। तो वो साइकिल कितने की है, तो वो बोलता है कि आपका प्रमुख चक्र आपके वर्षों का लगभग 25,000 वर्षों का होता है। इस प्रकृति के 3 चक्र होते हैं, मतलब 25,000 के 3 चक्र होते हैं साइकिल, जिनके दौरान वो लोग जिन्होंने अपना सबक सीख लिया है, मतलब जिन्होंने लॉ ऑफ वन को सीख लिया है, प्यार और अ, ज्ञान को सीख लिया है, उनकी हार्वेस्ट हो जाती है। वो कभी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि 25,000 के एंड में ही होगी। अगर उसके बीच में ही आपने अपना सीख लिया तो आप जा सकते हो। मतलब पहले तो वो ऐसे ही उनको उठा के ले जाते थे पर बॉडी छोड़ जाते थे, क्योंकि बॉडी का थर्ड डेंसिटी की बॉडी है, इसका वहां कोई काम नहीं है। तो बेसिकली आप यहाँ पे मरोगे और आपकी आत्मा को वो ले जाएंगे। तो 3 ऐसे साइकिल होते हैं 25,000 के। और आपका जो पूरा एक मेन साइकिल है वो 75,000 ईयर्स का होता है, तकरीबन 75-76,000 के बीच में। तो सभी की उनकी प्रगति की परवाह परवाह किए बगैर कटाई होती है। तो 75,000 के बाद जब वो 75,000 का साल 75,000 साल खत्म होंगे, तो आपने तरक्की की है नहीं की है, आपकी हार्वेस्ट होगी, चाहे वो नेगेटिव साइड हो या चाहे किसी और प्लैनेट पे हो। सभी होती है, क्योंकि उस समय के दौरान ग्रह स्वयं उस आयाम के उपयोगी भाग से होकर गुजर चुका होता है। मतलब कि धरती जो है वो अपनी थर्ड डेंसिटी की साइकिल कर चुकी है, तो धरती को तो फोर्थ में जाना ही है। और उस घनत्वता के भीतर निचले स्तरों के कंपनता के लिए उपयोगी होना बंद हो जाता है। मतलब कि धरती जो है वो अगर अगले डायमेंशन में अगली डेंसिटी में असेंड कर चुकी है, तो थर्ड डेंसिटी के लिए वो किसी काम की नहीं रहती, थर्ड डेंसिटी के लोगों के लिए। तो इसीलिए सबको इस धरती को छोड़ के जाना ही जाना है। तो डॉन कहता है, इस समय चक्र का की प्रगति के संबंध में इस ग्रह की क्या स्थिति है, मतलब करंटली साइकिल को लेकर हम किस स्टेज पे हैं। तो रा कहते हैं, इस ग्रह ये ग्रह इस समय चौथे आयाम की कंपनता में है, मतलब आपकी धरती थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डायमेंशन में जा चुकी है। और इसकी सामग्री की सोच में काफी उलझन है, क्योंकि यहाँ के लोगों की चेतना सामाजिक स्मृति समूहों से उलझी हुई है। मतलब कि यहाँ की हार्वेस्ट को लेकर हम थोड़े परेशान हैं, और यहाँ पर आपके धरती के ऊपर सब कोई भी असेंशन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। सब यहाँ इस माया जाल में फंसे हुए हैं और मटीरियलिस्टिक लाइफ में फंसे हुए हैं। और उनकी चेतना जो है वो ग्रुप्स में, अलग अलग क्लस्टर्स में, कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई देश के नाम पे, इस तरह के क्लस्टर्स में बटे हुए हैं लोग। और इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इसके कंपनता में जो परिवर्तन होने वाला है वो आसानी से नहीं हो पाएगा। कि मतलब ये जो फोर्थ डेंसिटी में धरती जा रही है ना, शायद इसका सो थर्ड एक डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी या एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जब धरती जाती है तो वो एक पोर्टल की तरह जाती है। मतलब कि इट इज लाइक ए फनल फ्रॉम हियर, एंड धरती इसके अंदर गई और वहां से दूसरे फनल के दूसरे एंड से बाहर निकली। सो इट इज लाइक दिस। तो यहां से धरती जा रही है और वहां से निकल रही है, लेकिन उसको एक तरह से धरती का बर्थ कहते हैं।
It's birthing into the fifth dimension, गोइंग फ्रॉम द फोर्थ इनटू द फिफ्थ। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, वो अपनी माँ के पेट से जैसे निकलता है, इसी तरह से धरती ने निकलना है। लेकिन लग रहा है कि डिलीवरी इजी नहीं होने वाली। तो लगता है यहाँ पर बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। तो क्या ये असुविधा कुछ वर्षों के भीतर ही घटित होने वाली है? डॉन पूछता है कि ये जो आप बोल रहे हो डिस्कम्फर्ट होने वाला है धरती को या हो रहा है। तो रा कहता है ये असुविधा या असामंजस्यपूर्ण कंपनात्मक समूह आपके अतीत में कई वर्षों पहले ही शुरू हो गया है। ये जो मुश्किलें, जिन मुश्किलों की बात आप कर रहे हो, ये तो कुछ सालों से शुरू हो ही चुकी हैं। इट हैज बीन कंटिन्यूइंग इन द स्ट्रॉन्ग मैनर फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 years। मतलब 1950 से लेकर, क्योंकि ये बुक 1981 में चैनल हुई, 30 years, 30 साल से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। क्यों हुई? क्योंकि 1947 में यूएफओ क्रैश हुआ, क्योंकि इनको ईटीज के बारे में पता चला, क्योंकि इन लोगों ने धरती के लोगों के ऊपर कब्जा पाने की के लिए बहुत सारी कॉन्स्पिरसीज रची। हालांकि उनकी शुरुआत 1400s में ही हो चुकी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के ऊपर अनग्रिप करके एक मतलब यूट्यूब के ऊपर अनग्रिप करके एक वीडियो है, उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया था मेरे चैनल पे। आप ओरिजिनल इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उसके अंदर बताया है कि ये कॉन्स्पिरेसी कहाँ से शुरू हुई, किसने की, क्यों की, सब कुछ बताया है उसमें। आ, तो वो कहता है कि ये जो दिक्कत और मुश्किलों की आप बात कर रहे हो जिससे धरती गुजर रही है, वो 30 साल पहले ही शुरू हो चुकी है। तो डॉन कहता है इस 30 साल के दौरान मैं मान रहा हूं कि हम चौथे आयाम या चौथे घनत्वता वाले ग्रह होंगे। क्या ये सही है? तो ये सही है। तो वो कहता है कि ये 30 साल में क्या, आई अज्यूम वी विल बी अ फोर्थ डायमेंशनल डेंसिटी प्लैनेट, इज दिस करेक्ट? ओके, मुझे लगता है कि ये हिंदी में ना थोड़ी सी मुश्किल, या कुछ कहीं कुछ मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि वो पास्ट की बात कर रहा है और ये फ्यूचर की बात कर रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आया। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक द इंग्लिश वन। इसकी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में लॉ ऑफ वन, लॉ ऑफ वन में हम हैं 6th चैप्टर पे। अरे, इसने तो पीडीएफ खोल दिया। अच्छा चलो ठीक है, नेवर माइंड। आई डिड नॉट मीन टू ओपन दिस। Okay, I am on some wrong page. Let me check. Mobile version, audio pic, printed version. अरे, इसके चैप्टर्स आते हैं। Printed books, Amazon Kindle. Why is it showing like that? No. Okay, the last time I went to the, I think I need to stop living the law of one है ये तो। uh, okay, never mind। इसी में देख लेती हूँ। सो वहां पर वो बात कर रहा था। सेशन 57? What the hell? 57 कहाँ से आ गया? ओ अच्छा, दिस इज द सेकंड बुक, लॉ ऑफ वन वॉल्यूम 2। ओके ओके। सो वी आर एट द क्वेश्चन 6.19। आई थिंक आई शुड जस्ट गो टू 6.19। 6.19, सॉरी, सेशन 6.19।
ओके, यस. So 6 point population will inhabit after this 30-year period, I'm assuming. तो कंटिन्यू हैज बिगन, तो वो कह रहे हैं कि आपकी धरती के ऊपर ये बहुत साल पहले शुरू हो गया था और अगले और 30 साल तक ये चलता रहेगा. तो वो कहता है कि 30 साल बाद हमारी धरती एक चौथी घनत्वता का ग्रह होगी. तो रा कहता है हाँ. तो ये कहता है कि आप कुछ बता सकते हैं कि चौथी घनत्वता के इस प्लैनेट के ऊपर तकरीबन कितनी, हमारी आज जो पॉपुलेशन है परसेंटेज, उसकी कितना परसेंटेज इस चौथी घनत्वता के प्लैनेट पे होगी. तो रा कहता है अभी हार्वेस्ट नहीं होने वाली, इसलिए एस्टिमेट लगाने का कोई मतलब नहीं है. So, does the fact that we are in this transition period now have anything to do? Okay, wait, let me come back to this. क्या इस तथ्य से कोई लेना देना है कि हम अब इस परिवर्तन काल में हैं? क्या यही कारण है कि आपने इस समय सभी लोगों को अपनी जानकारी उपलब्ध कराई है? अच्छा, लोगों को बता दूं जिन लोगों ने ये सेशन देख रहे हैं कि एलएल रिसर्च पे सिर्फ इंग्लिश में नहीं, यहाँ हिंदी पर भी है, जो हमारे ही ग्रुप के लोगों ने ट्रांसलेशन की हुई है. और मुझे थोड़ी, और वही ट्रांसलेशन को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके मैं पढ़ के सुना रही हूँ. तो क्या यही कारण है कि आपने इस समय लोगों को आपकी जानकारी उपलब्ध कराई? मतलब वो कहता है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये जो धरती का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी में जा रही है, क्या इसी वजह से आप यहाँ पे लॉ ऑफ वन सिखाने आए हो, ये सब बातें बताने आए हो? तो रा कहते हैं हम आपके लोगों के बीच चले हैं, हम याद रखते हैं, हम दुख को याद रखते हैं. हमने बहुत कुछ देखा है. हमने एक ऐसे उपकरण को ढूंढने की कोशिश की थी जिसके मन शरीर आत्मा समूह की विकृति हमारे पैमाने में सही उतरे, और जिसके पास मन शरीर आत्मा समूहों का समर्थन करने वाला और समझने वाला समूह हो, जिन्होंने इन जानकारियों को बहुत कम विकृति के साथ अपनाया हो, तथा जिनमें आपके कुछ वर्षों तक ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की भावना हो. जवाब संक्षेप में हाँ है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी स्मृति में हम आपको धन्यवाद देते हैं. मतलब वो ये कहता है कि हम आपके लोगों के बीच चल सके हैं, हम जानते हैं आप लोगों को, हम इंसानों को पहचानते हैं. हमें याद है कि आप लोगों ने कितने दुख झेले हैं, हम आपके दुख के साथी हैं, और हमने बहुत कुछ देखा है. तो हम एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे थे जो हमारी बात को पूरी तरह से सही तरीके से समझे, और जो लॉ ऑफ वन जैसे हम बता रहे हैं उसमें कुछ फेर बदल करने के बजाय जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही कट टू कट लोगों तक पहुंचाए, और जिनका एक ग्रुप हो, और वो ग्रुप भी उस बात से सहमत हो, और उस इंफॉर्मेशन को सीखने सिखाने में इंटरेस्टेड हो, जो इसे मरोड़ तरोड़ नहीं दे. जैसे बाइबल कुरान को इन लोगों ने मरोड़ तरोड़ दिया. गीता और महाभारत में भी शायद बहुत सारे विकृतियां हुई होंगी. तो हर किताब में, यहाँ तक कि अगर 1980s में रा ने चैनलिंग की है, मेरे को लगता है शायद गुरु ग्रंथ साहब में भी कोई ना कोई बदलाव किया होगा, थैंक्स टू ओरायन. तो वो कहता है कि हम ऐसे ग्रुप को ढूंढ रहे थे. तो हाँ, जो आप बात हमसे सवाल कर रहे हो उसका जवाब हाँ है, लेकिन हम अपने मन में आपका शुक्र करते हैं. तो डॉन कहता है तश्तरी के आकार का विमान, जैसे हम यूएफओ कहते हैं, कहा जाता था कि कुछ संभवतः शुक्र ग्रह से आए थे. क्या इनमें से कोई आपका विमान भी था? मतलब बहुत हमने बातें सुनी हैं, कहानियां सुनी हैं कि यूएफओस आए हैं. तो क्या मतलब वीनस से आए हैं, तो क्या आपका भी इसमें से कोई यूएफओ जिसकी ये लोग बातें कर रहे हैं आपका भी था क्या? तो रा कहता है हमने कई उद्देश्यों के लिए क्रिस्टल का इस्तेमाल किया है. मतलब हमने अपने यूएफओस बनाने के लिए क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया. अम, आप जिस विमान की बात कर रहे हैं उसका उपयोग आपके स्थान समय वर्तमान स्मृति समूह में हमारे द्वारा नहीं किया गया. आप जिस क्राफ्ट की बात कर रहे हैं वो हमारा नहीं था.
हालांकि हमने अतीत में आपके भ्रम में क्रिस्टल और घंटी के आकार का उपयोग किया है। इस बार जो हम इजिप्ट में आए थे, हम क्राफ्ट में नहीं आए थे। जिस क्राफ्ट की आप बात कर रहे हैं वो हमारा नहीं था। लेकिन इससे पहले हम एक बार बेल शेप्ड यूएफओज में आए हैं। इसीलिए मैंने वो थंबनेल के ऊपर बेल शेप्ड यूएफओ की फोटो डाली हुई थी। और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बेल शेप्ड यूएफओज बहुत मिल जाएंगे, प्रॉपर बेल शेप्ड के हैं। और उसके नीचे वो इस तरह से गोल सा भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे बेल शेप क्राफ्ट्स देखे गए हैं पुराने जमाने में, और उनके बारे में बात हुई है। तो वो कहता है कि कितने वर्षों पहले आपने यहाँ आने के लिए बेल शेप्ड क्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। तो वो कहता है कि 18,000 साल पहले। तो रा यहाँ पर 3 बार आए। एक बार 18,000 साल पहले वो बेल शेप्ड क्राफ्ट्स में आए, लेकिन वो नीचे नहीं उतरे, क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमारी बात को समझ सके, तो वो ऊपर से ही लौट गए। उसके बाद 11,000 साल पहले वो आए। उसके बाद 6,500 साल पहले जब वो अमुन ra के लिए को लॉ ऑफ वन देने और पिरामिड्स बनाने आए थे। तो वो कहता है डॉन के घंटी के आकार के विमान की तस्वीरें और शुक्र से संपर्क की जानकारियां 30 साल से भी कम समय से मौजूद है। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है कि ये जो बेल शेप की आप बात कर रहे हो, या वीनस के साथ ईटी कांटेक्ट वगैरह, तो इसके बारे में यहाँ बहुत बातें हो रही हैं। तो क्या इनमें से कुछ आपका है, या आप इस बारे में कुछ जानते हो? तो रा कहते हैं हमें आपके इस समय और स्थान के इन घुसपैठों के साथ एकता का ज्ञान है, के साथ एकता का ज्ञान है। तो दिस इज वी हैव नॉलेज ऑफ वननेस विद दीज forays ऑफ योर। तो हम जानते हैं कि मुझे जरा इंग्लिश ज्यादा बेहतर समझ में आती है। तो हम आपके इस समय और स्थान पर जो लोग आए थे उनके साथ उनके बारे में हमें ज्ञान है। और हम अब शुक्र पे नहीं रहते, लेकिन ये जो लोग आए थे there are thought forms created among your people from our time of walking amongst you। तो वो कहते हैं कि हमारे आपके बीच चलने के समय से ही आपके लोगों के बीच कुछ विचार रूप निर्मित हुए हैं। मतलब आपके लोगों के ने कुछ ऐसे लोगों को बनाया है जो आपके बीच घूम रहे हैं, जो असल में हम नहीं हैं, वो आपके लोगों के बनाए हुए हैं। थॉट फॉर्म्स क्रिएटेड अमंग योर पीपल फ्रॉम आवर टाइम ऑफ वॉकिंग अमंग यू। नहीं नहीं, थॉट फॉर्म्स, अच्छा तो इंसानों ने नहीं बनाया, पर हमारे समय के बाद वीनस से इस तरह के कुछ लोग आए हैं जो थॉट फॉर्म्स है, मतलब इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं देते। उससे निर्मित याद और विचार रूप आपके सामाजिक स्मृति समूह का एक हिस्सा है। I am so sorry. This mass consciousness, as you may call it, creates the experience once more for those who request such experience. The present Venus population is no longer sixth density. तो वीनस के ऊपर अब जो लोग हैं वो छठी घनत्वता के नहीं हैं। और वहां से बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनको बुलाया गया है, और यहाँ के लोगों ने उनको बुलाया है, इसलिए वो आए हैं। थॉट फॉर्म्स यानी कि भगवान हो सकते हैं, थॉट फॉर्म्स यानी कि भूत प्रेत हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हायर डायमेंशन के हैं तो भूत प्रेत नहीं है। थॉट फॉर्म्स यानी कि इनविजिबल लोग हो सकते हैं, और अब छठी घनत्वता के नहीं है, इसका मतलब ये सातवीं घनत्वता के होंगे। एज ही सेज, प्रेजेंट वीनस पॉपुलेशन इज नो लॉन्गर सिक्स डेंसिटी। क्या वर्तमान में रिपोर्ट किए गए यूएफओ में से कोई भी इस समय यहाँ अन्य ग्रहों से आया है क्या, या क्या आपको इसकी जानकारी है? मतलब जो गवर्नमेंट
को, जिनके बारे में पता है या जो न्यूज में आते हैं, ये जो यूएफओस दिखाई देते हैं, क्या ये किसी और ग्रह से आए हैं, या क्या आप इनको जानते हैं या इनके बारे में जानते हैं? तो रा कहते हैं, हम अनंत रचयिता की सेवा में ग्रहों के महासंघ के सदस्यों में से एक हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स में से एक हैं। इस महासंघ में लगभग 53 सभ्यताएं हैं, 53 53 ओके। तो जिनमें लगभग 500 ग्रहीय चेतना समूह शामिल हैं, मतलब के 5 अप्रोक्सीमेटली 500 प्लैनेट्स के लोगों की चेतना या प्लैनेट्स की चेतना शामिल है। इस महासंघ में आपके अपने ग्रह के वो लोग भी हैं जिन्होंने आपके तीसरे से आगे की घनत्वता को प्राप्त किया है, मतलब आपके थर्ड डेंसिटी में यहाँ पर इंसान बन के पैदा हुए और यहाँ पर ऐसे कर्म किए कि वो फोर्थ फिफ्थ सिक्स डायमेंशन में चले गए। इसमें आपके सौर मंडल के भीतर की ग्रहीय इकाइयां शामिल हैं, मतलब आपके सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों के लोग भी शामिल हैं, और इसमें अन्य आकाश गंगाओं की ग्रहीय इकाइयां भी शामिल हैं, दूसरे आकाश गंगा मिल्की वेज के लोग और ग्रह के लोग भी शामिल हैं। ये एक सच्चा महासंघ है जिसमें इसके सदस्य देखने में एक जैसे नहीं हैं, लेकिन एक के नियम के अनुसार सेवा के में समान है। ये लोग सब अलग दिखते हैं देखने में, सब अलग अलग जगह से, अलग अलग कोने से आए हैं, लेकिन फिर भी ये सभी एक ही सेवा में लगे हुए हैं और शिद्दत से करते हैं। क्या उनमें से कोई इस समय अंतरिक्ष यान में यहाँ आए हैं अतीत में, कहें तो 30 साल पहले, मतलब पिछले 30 सालों में? क्या इन 500 मेंबर्स में से कोई मेंबर्स यहाँ पर आए हैं? तो या जो 53 सभ्यताएं हैं उनमें से कोई आया है? तो रा कहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि ये जानकारी महत्वहीन है। मतलब क्यों फालतू के सवाल पूछ रहे हो? मुझे भी लोग बहुत सारे फालतू के सवाल पूछते हैं। फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हो? यदि आप इसे समझेंगे तो हमें लगता है कि जानकारी स्वीकार्य रूप से पेश की जा सकती है। एक का नियम वो है जिसे व्यक्त करने के लिए हम यहाँ हैं, हालांकि हम इस विषय पर बात करेंगे। मतलब हम यहाँ तुम्हें लॉ ऑफ वन सिखाने आए हैं, तुम इधर उधर की फालतू की बातों में पड़े हुए हो। मतलब तुम चाहोगे तो हम जवाब तो दे ही देंगे, लेकिन हम यहाँ पे तुम्हें लॉ ऑफ वन सिखाने आए थे। तो प्रत्येक ग्रह की इकाई जो आपके तीसरे घनत्व के स्थान समय विकृति के भीतर प्रकट होना चाहती है, वो क्वारंटाइन को तोड़ने की अनुमति का अनुरोध करती है, जैसा कि आप इसे कहेंगे, और आपके लोगों को दिखाई देते हैं। इस दिखाई देने का कारण और उद्देश्य समझा जाता है। इस दिखाई देने का कारण और उद्देश्य समझा जाता है, और या तो इसे स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है। किसी एक समय में आपके आकाश में कम से कम 15 महासंघ के लोग होते हैं, अन्य सोच के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, वो कहते हैं अभी 6 मई को क्रॉप सर्कल्स बने हैं इंग्लैंड में, नए क्रॉप सर्कल्स बनाए गए हैं, उसके बारे में आप नेट पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्रॉप सर्कल्स ईटीज का बताने का, इसके आगे इस बारे में बात होगी, और यहाँ पर भी वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। ईटीज का दिखाने का तरीका है कि हम हैं। कोई पूछे तो सही कि ये किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, तब लोगों को पता चलेगा कि ईटीज भी होते हैं। तो कहते हैं कि आपके इस समय आपके प्लानिटरी ईच दैट विशेस टू अपीयर विद इन योर, हर ग्रह के लोग जो कॉन्फेडरेशन के हैं या उन सभ्यताओं के हैं, अगर वो आपके यहाँ पर आना चाहते हैं धरती पे, तो उन्हें क्वारंटीन जो धरती के ऊपर लगी हुई है उसको तोड़ने के लिए काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती है, और तब वो आपके लोगों के सामने आ पाते हैं। और द रीजन एंड पर्पस फॉर दिस अपीयरेंस इज अंडरस्टूड एंड इधर, तो जब ये लोग आते हैं, या तो आपके लोग एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, या तो वो डर जाते हैं या वो अपना लेते हैं।
At any one time, at least 15 Federation entities reside in your space. आपके धरती के आसपास आसमानों में कॉन्फेडरेशन के कम से कम 15 अलग अलग तरह की सभ्यताएं आपकी मदद के लिए वहां पर मौजूद हैं, और आपको थॉट से मदद करने के लिए, या थॉट फॉर्म्स जो अम, अदृश्य हैं, वो भी आपके धरती पर मौजूद हैं आपकी मदद के लिए, या आपको इंट्यूशन के द्वारा आपको गाइड करने के लिए मौजूद है। वर्तमान में वहां 7 हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो यहाँ आपके आसमानों में 7 ऐसे हैं जो आपके घनत्वता में आपके विमान, अपने विमान के साथ काम कर रहे हैं। मतलब वो अपने स्पेसशिप में अपना काम कर रहे हैं। उनके उद्देश्य बहुत सिंपल हैं। आपके ग्रह की उन लोगों को अनंतता के बारे में जगाना, अवेयर करना, जागरूक होने की अनुमति देना, जो अक्सर बेखबर लोगों को रहस्यमय या अज्ञात के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब कि वो यहाँ पर टू अलाउ दोज एंटिटीज ऑन योर प्लैनेट टू बिकम अवेयर ऑफ इंफिनिटी व्हिच इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज मिस्टीरियस और अननोन टू द अनइन्फॉर्म्ड। जो लोग सोए हुए हैं ना, जो जानते ही नहीं है कि उनकी अपनी शक्तियां क्या हैं, जो जानते ही नहीं है कि ओ, भूत प्रेत, अच्छा दैट्स अ वेरी मिस्टीरियस थिंग। गॉड, दैट इज वेरी मिस्टीरियस, मतलब ये रहस्य है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य, कुछ भी रहस्य नहीं है। बुद्धू हैं हम सारे इंसान, जो हम कहते हैं कि हम नहीं जानते, वो हमें ये सब चीजें सिखाने, समझाने, बताने के लिए खड़े हैं, आए हैं। बस हमें उनसे मांगने की जरूरत है। तो वो कहता है, डॉन, मुझे पूरी तरह से पता है कि आप मुख्य रूप से एक के नियम का प्रसार करने में रुचि रखते हैं, कि आप यहाँ पे लॉ ऑफ वन सिखाने आए हैं। हालांकि मेरी राय है, जो कि गलत भी हो सकती है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि इस सामग्री को प्रसार करने के लिए उन सवालों को शामिल करना आवश्यक होगा। मतलब मैं समझता हूँ, लेकिन मैं ये जो इधर उधर बीच में भटक जाता हूँ, और छोटे छोटे इधर उधर के फिजूल के सवाल जो आपसे करता हूँ, वो वो भी अपनी जगह जरूरी है, ताकि, क्योंकि धरती के लोग तो हैं ही बुद्धू ना। अगर वो नहीं सवाल पूछेगा और राज जवाब नहीं देगा, तो लोग यही पूछते रहे, अरे लेकिन ये कैसे, अरे लेकिन वो कैसे। अब अगर जो मैंने पॉडकास्ट किए, अगर उसके नीचे सवाल सुनोगे, पढ़ोगे या कमेंट्स पढ़ोगे, मतलब हैरानगी होती है कि तुम्हें इतनी शॉर्ट में इतनी इंपॉर्टेंट चीज दी, उसको ग्रहण करके उसके बारे में रिसर्च करने के बजाय तुम फिजूल की बकवास करे जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि इस सामग्री का प्रसार करने के लिए उन सवालों का शामिल करना आवश्यक होगा, जैसे कि मैंने अभी अभी सामग्री के संभवतः दूर दूर तक प्रसार करने के उद्देश्य से पूछा। मतलब मैं चाहता हूं कि ये दुनिया में सब लोगों तक पहुंचे, और हर तरह के लोग इसे पढ़ें। तो उनके दिमाग में भी तो ये सवाल आ सकते हैं ना। तो मैंने इस उद्देश्य से आपसे ये सवाल पूछा, ताकि किसी के मन में कोई सवाल ना रह जाए और क्लैरिटी हो। यदि यह उद्देश्य नहीं है, तो मैं अपने सवालों को केवल एक के नियम को लागू करने तक ही सीमित रख सकता हूं। अगर आप नहीं चाहते हैं, तो आई कैन लिमिट माई सेल्फ। लेकिन मैं समझता हूं कि हाँ, इस समय उद्देश्य इस सामग्री को दूर दूर तक प्रसार करना है, क्या ये सही है? लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, आप चाहते हो कि धरती के सभी लोगों तक ये बात पहुंचे, राइट? तो रा कहता है कि ये धारणा आपकी समझ सीखने में केवल थोड़ी विकृत है। आप थोड़ा गलत समझे हो। हम चाहते हैं कि आप जैसा उचित समझे वैसे आगे बढ़े। मतलब मैंने जो कहा कि आप फिजूल का सवाल कर रहे हो, उस बात को आप गलत समझे हो। आपको जैसे पूछना है पूछो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपकी जगह है, आपकी सोच है, और आपका काम है। इस जानकारी को देने में हम अपने उद्देश्य की समझ में विकृत पाते हैं। हम अपने जिसमें न केवल जानकारी की पेशकश करना है, बल्कि इसके सापेक्ष महत्व को अपनी विकृत धारणाओं के अनुसार तौलने की भी है। इस प्रकार आप कभी कभी हमारे बयानों को ऐसा पाएंगे जो यह संकेत देते हैं कि सवाल महत्वहीन है। मतलब कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा हम कहें, या आपको ऐसा लगे, ये हमारी, सॉरी, उस धारणा के कारण है कि पूछा गया सवाल महत्वहीन है।
फिर भी जब तक कि सवाल में जवाब देने की क्षमता है, जो स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकता है, तो हम अपना जवाब देते रहेंगे। मतलब एज लॉन्ग एज आप हमसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछें जिसका जवाब देने में हमें ऐसा लगे कि हम आपकी फ्री विल का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसका जवाब हम नहीं देंगे। बाकी तो आप जो मर्जी पूछ लो, हम जवाब तो दे ही देंगे। तो वो कह रहा है कि in providing this information, we distort our understanding of our purpose, which involves not only offering but also weighing its relative importance according to our distorted perceptions. उस सवाल जवाब की इम्पोर्टेंस आपके हिसाब से आप देखो कहाँ पे क्या जरूरी है। हमारी सोच के हिसाब से आपको चलने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कभी कभी आपको हमारी बात में ऐसा लगे कि हम ये कह रहे हैं कि ये सवाल जरूरी नहीं था, लेकिन ये हमारी सोच है कि वो जरूरी नहीं है, आपको वो मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो डॉन कहता है थैंक यू, इस उपकरण को अधिक थकाना नहीं चाहते हैं। तो अब सामान्य कामकाजी समय से काफी ज्यादा है, क्या आप मुझे इस उपकरण की स्थिति बताएंगे कि कार्ला किस स्टेट में है? आपकी देखभाल से ये उपकरण संतुलित है, हालांकि उसके शरीर में अकड़न बढ़ रही है। वो कहता है आप लोग इसका इतना ध्यान रखते हैं, उस हिसाब से ये ठीक है, लेकिन इसका शरीर थोड़ा सा अकड़ने लग गया है। तो डॉन कहता है ठीक है, तो फिर हमें चैनलिंग फिर कभी करनी चाहिए। तो रा कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, ये कोई अगर छोटा मोटा सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। तो वो कहता है मेरे पास एक ही सवाल है कि मुझे ये मान लेना चाहिए कि जब आपने पहली बार हमारे साथ कांटेक्ट किया था तब लेनार्ड यहाँ था, उसके लिए टॉम की तरह यहाँ रहना उपयुक्त होगा, क्या ये सही है उनके लिए? तो मेरा एक ही सवाल है कि टॉम फ्लहाटी जो है, नहीं लेनार्ड, जब आप के साथ पहली चैनलिंग पहला सेशन हुआ था तो यहाँ पे लेनार्ड था। तो जब लेनार्ड हो सकता है तो टॉम क्यों नहीं हो सकता? क्या टॉम को यहाँ पे हम ला सकते हैं? तो रा कहता है कि हाँ ला सकते हो। इस समय आने में सक्षम लोगों की संख्या को पूरा करता है जो उपयुक्त है, मतलब जितने 4-5 लोगों कम से कम होने चाहिए, तो उसके आने से वो एक काउंटिंग जो है वो सही हो जाती है, आप उसे ला सकते हैं टॉम की तैयारी के लिए दिए। लेकिन हमने जो आपको बताया कि टॉम को समझा दें, वो बातें उसे बता देना। उसके बाद वो कहते हैं हम आपको अनंत रचेता के प्रेम और प्रकाश में छोड़े जाते हैं, Adonai Vasu। एंड दैट इज द एंड ऑफ द 6th चैप्टर। थैंक गॉड मैंने एक ही दिन में पूरा कर लिया, क्योंकि कल से आई एम गोइंग टू बी वेरी बिजी। गुड बाय।